वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है IPMT 2003 का क्वेश्चन। देखो, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ पे जो जोन रिफाइनिंग है वो यहाँ पे किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, ये यहाँ पे हमें पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जो रेफरेंस है इसका, इसके अंदर इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेटल जो टॉपिक है उसके अंदर रिफाइनिंग के अंदर जोन रिफाइनिंग करके, यहाँ पे जोन रिफाइनिंग के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेथड है वो यहाँ पे ऑन द प्रिंसिपल इम्प्योरिटी जो होती है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टन स्टेट में सोल्यूबल होती है ज्यादा रादर देन यहाँ पे सॉलिड स्टेट से। तो यहाँ पे मोबाइल हीटर जो होता है, यहाँ पे ए मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड, तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल इज फिक्स एट इट्स वन एंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे हीटर जैसे लगेगा ये पार्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हीटर यहाँ पे हम मूव करेंगे वैसे वैसे वो यहाँ पे मेल्ट होता जाएगा और उस मेल्टेड एरिया के अंदर वो क्या हो जाएगा, आपका रॉड मेल्टेड एरिया के अंदर आपका जो इम्प्योरिटीज वो यहाँ पे आएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे इधर साइड पे जाएगा वैसे वैसे इम्प्योरिटी एक साइड पे आएगी। मतलब मान के चलो कि हीटर यहाँ पे इस साइड पे मूव हो रहा है, तो इस साइड से इस साइड पे यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे देखेगा क्या, तो इस डायरेक्शन में यदि मूव हो रहा है तो यहाँ पे मेटल मेल्ट हो जाएगा, तो इम्प्योरिटी इस साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये जो एरिया इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सराउंडिंग द रॉड impure metal is fixed at its one end. The molten zone move along with the heater which is move forward. तो यहाँ पे देख सकते हैं molten zone move along with heater which is move forward. The heater move forward, the pure metal crystallize out of the metal left behind the impurity. तो यहाँ पे देख सकते हैं प्योर मेटल यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा बट यहाँ पे इम्प्योरिटी मेल्टेड एरिया में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इम्प्योरिटी है वो मेल्टेड एरिया में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी मोल्टन जोन में। तो यहाँ पे जैसे हीटर के साथ यहाँ पे इम्प्योरिटी मूव हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे हम बोलेंगे। तो प्रोसेस इज सेपरेटेड सेवरल टाइम्स, तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के अंदर करेंगे, ज़्यादा बार करेंगे, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी की पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी। तो प्रोसेस को अगेन एंड अगेन करेंगे। तो मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई प्योरिटी जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, तो ये मेटल है, इससे यहाँ पे हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिलहाल इसका एक हमने ट्रिक्स भी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे ट्रिक्स कुछ इस तरह से, बोर मतलब यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा, गाजर गाजर मतलब यहाँ पे Ga फॉर यहाँ पे गैलियम बोलेंगे और जर फॉर जर्मेनियम, इन फॉर इंडियम और सिलिकॉन, ये पूरा का पूरा नाम ध्यान में रखना है। तो बोर, गाजर, इन, सिलिकॉन, ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रिक्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बोर, गाजर, इन, सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो मेटल है वो भी यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा देखेंगे, ग्रेटर द मोबिलिटी ऑफ पुअर मेटल। तो प्योर मेटल की तो मोबिलिटी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन कट गया। ऑप्शन 2, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ग्रेटर द नोबल कैरेक्टर ऑफ द मेटल सॉलिड मेटल देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटी, ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं। ग्रेटर द सोल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेटर द सोल्युबिलिटी ऑफ यहाँ पे इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे 4th इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्योरिटी आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट। तो कंप्लीटली स्टेटमेंट यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक IPMT 2007 का एक क्वेश्चन है। देखो मेटलर्जी टॉपिक में से क्वेश्चन है, सल्फाइड ओर ऑफ मेटल आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन प्रोसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर ऑफर एन एक्सेप्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। मतलब फ्लोटेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे सल्फाइड ओर को यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन से सल्फाइड ओर है कि जिसको हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है गैलेना,
तो इस गैलेना का फॉर्मूला क्या है, PbS। तो इसको तो हमने देखा हुआ है PbS, तो ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट का फॉर्मूला क्या है अभी यहाँ पे, तो आयन पायरेट का फॉर्मूला सब लोगों को पता है FeS2। तो इसके अंदर आपको खाली क्या लगाना है, कॉपर लगाना है। तो पायरेट यहाँ पे ध्यान में रखना है, आयन पायरेट होता है FeS2, उसके अंदर कॉपर पायरेट, तो इसका भी यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद स्पैलेराइट, तो स्पैलेराइट मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिंक ब्लेंड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ZnS, तो इसको आप जिंक ब्लेंड बोल सकते हैं। तो ये भी, इसका भी हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। और अर्जेंटाइट के अंदर क्या होता है यहाँ पे देख सकते, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते Ag2S। तो इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग मेथड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, साइनाइड प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके अंदर जिंक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं। तो इसका यहाँ पे बिल्कुल भी हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर। तो चलो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए सुटेबल है, सल्फाइड ओर के लिए सुटेबल है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया हमारा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वेटेबिलिटी जो होती है ओर और गैंग पार्टिकल की, तो ऑयल के अंदर ओर यहाँ पे वेट मतलब वेट हो जाता है, और जो गैंग होते हैं वो पानी की वजह से यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, मतलब पानी को यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, और जो ओर है वो यहाँ पे ऑयल को बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे उनकी वेटेबिलिटी की वजह से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है वो अलग अलग ओर को और गैंग को अलग अलग यहाँ पे वेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओर जो यहाँ पे वेट हो जाता है ऑयल की वजह से, और यहाँ पे देख सकते हैं गैंग जो है यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है यहाँ पे वेट हो जाती है वाटर की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओर के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे किसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर उसके सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइन ऑयल है, फैटी एसिड है, झांतेट है, तो उनके सरफेस के ऊपर यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे वो फ्रोथ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे वो जो है यहाँ पे आ जाते हैं। और इस फ्रोथ को फिर स्टेबलाइज करने वाले कौन होते हैं, फिर यहाँ पे बोलेंगे फ्रोथ यहाँ पे स्टेबलाइज कौन करता है, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करता है। तो फिलहाल ये तो हो गया पूरा गैलेना, कॉपर पायरेट, स्पैलेरेट, इसकी कहानी। तो अर्जेंटाइट को यहाँ पे सेपरेट करना है, इससे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो वाली रिएक्शन यहाँ पे साइनाइड प्रोसेस एक देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको साइनाइड प्रोसेस बोला जाता है। साइनाइड प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, ये जो आर्जेनाइट होता है, आर्जेटाइन होता है जो, तो इस आर्जेटाइट की रिएक्शन NaCN के साथ करेंगे तो यहाँ पे AgCN का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AgCN ट्वाइस, और कॉम्प्लेक्स ऊपर एक माइनस चार्ज, और फिर इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिंक साइनाइड, यहाँ पे ZnCN4, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। फिलहाल इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, sp3। तो यहाँ पे Ag आपका क्या हो जाता है, इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कि जो यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू यहाँ पे नहीं आता है। तो फिर वही पूछा है हमें, एक्सेप्शन पूछा है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आर्जेंटाइट इज यहाँ पे जो है वो फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर आने वाला नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक YAPMT 2007 का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड यहाँ पे करना है, बिफोर रिडक्शन वाली स्टेज यहाँ पे आपको देखना है। तो नॉट ट्रू मतलब यहाँ पे आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे आपको देखना है आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाएंगे। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, एंथैल्पी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है फॉर्मेशन की, तो ये मोस्ट ऑफ द सल्फाइड की यहाँ पे क्या होती है, मोर निगेटिव होती है। तो किससे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमारे पास H2S। तो H2S और CH2 से यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सल्फाइड है उनका डेल्टा G फॉर्मेशन स्टैंडर्ड जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोर निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को देखना है। तो चलो ये तो ऑप्शन निकल गया हमारा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हम क्या नहीं करते, हेंस नाइदर कार्बन नॉर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस मेटल सल्फाइड टू मेटल। तो इसलिए यहाँ पे मेटल सल्फाइड का कन्वर्जन मेटल के अंदर हम नहीं कर सकते, तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला गया कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड, तो यहाँ पे ये बोला है कि ये पॉसिबल है, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट तो हो जाएगा और हमें पूछा वही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आने वाला है। फिलहाल यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट भी, ऑप्शन भी यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑक्साइड का जो होता है वो मच लोअर देन दैट ऑफ SO2 होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ यहाँ पे मेटल ऑक्साइड यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे हेंस सल्फर इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, तो हेंस सल्फाइड ओर इज रोस्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर का कन्वर्जन हम ऑक्साइड के अंदर करते हैं रिडक्शन करने से पहले। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है नॉट ट्रू वाली, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक YAPMT 2011 का एक क्वेश्चन है मेटलर्जी टॉपिक में से। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्केल मेथड। तो हमारे पास एक वैन आर्केल मेथड है। तो सबसे पहले है कि वैन आर्केल मेथड और ये जो एक दूसरा मॉन्ड प्रोसेस होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आने वाले पॉइंट है। तो देखो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर दो बातें होती है, एक तो होता है मॉन्ड प्रोसेस, और इस मॉन्ड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ निकेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्योर, ये जो निकेल है वो एक्चुअली यहाँ पे इम्प्योर है, दिस इज द इम्प्योर निकेल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इम्प्योर निकेल है। इसके अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर 330 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, यहाँ पे निकेल का कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे फिर ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इसको हिट करेंगे 450 to 470, तो यहाँ पे प्योर निकेल मिल गया। तो दिस इज द प्योर, तो यहाँ पे प्योर निकेल मिल गया। तो इसको ध्यान में कैसे रखना है, देखो को ध्यान में रखना है, ऐसा मोनी ध्यान में रखना है, मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकेल। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे, सेकंड प्रोसेस यहाँ पे वैन आर्केल मेथड। तो वैन आर्केल मेथड जो होता है, वैन आर्केल मेथड, तो यहाँ पे देखेंगे वैन आर्केल के अंदर क्या होता है, तो ध्यान में रखो जिरकोनियम और टिटेनियम यहाँ पे इसके अंदर के एक्सट्रैक्ट किए जाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं और क्या पॉइंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेथड जो है यहाँ पे एकदम यूजफुल है। इसके अंदर का जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और ये जो है ये हमारे इसके अंदर की इम्प्योरिटी है, ये जो जिरकोनियम और टिटेनियम है इसके अंदर की इम्प्योरिटी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसको यहाँ पे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से देखो, ये जो रिएक्शन है जिरकोनियम, ये फिलहाल ये इम्प्योर जिरकोनियम है, दिस इज द इम्प्योर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इम्प्योर है। तो यहाँ पे इसका I2 के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो ZrI4 यहाँ पे मोर होलाटाइल कंपाउंड है, मोर कोवैलेंट मोर होलाटाइल कंपाउंड है, और इसके बाद यहाँ पे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड रिएक्शन, यहाँ पे जिरकोनियम का यहाँ पे कंपाउंड है, देखो ZrI4 1800 केल्विन पे इसको थर्मल डिकम्पोजिशन किया, तो जिरकोनियम और I2 यहाँ पे मिला। और ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो पूरा का पूरा टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन यहाँ पे समझना जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर है ओनली यहाँ पे जिरकोनियम और टिटेनियम ये जो है वैन आर्केल मेथड के अंदर इसको प्यूरिफाई किया जाता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक YAPMT 2011 प्रीलियम का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी टू मैक्सिमम एक्सटेंड इन पिग आयन। तो यहाँ पे पिग आयन के अंदर मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी होती है वो कौन से एलिमेंट की होती है। तो हमारे पास सबसे पहले ये समझना है कि आयन जो होते हैं हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। पिग आयन होता है, कास्ट आयन होता है, रोस्ट आयन होता है। चलो इन तीनों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो पिग आयन के अंदर क्या समझना है आपको कि यहाँ पे 4% कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। तो कार्बन का यहाँ पे जो ग्राफाइट एलोट्रोप होता है, तो यहाँ पे 4% यहाँ पे कार्बन यहाँ पे पिग आयन के अंदर होता है। और कास्ट आयरन के अंदर कितना होता है, 3% यहाँ पे कार्बन होता है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन थोड़ा सा ज्यादा प्योर होता है,
और जो इम्प्योरिटी थी कार्बन की वो ग्राफाइट की होती है, ये भी यहाँ पे हमें समझना है। इसके अंदर पिग आयन के अंदर क्या इम्प्योरिटी होती है ये भी देखेंगे। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये भी यहाँ पे क्या होती है स्मॉलर अमाउंट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है पिग आयन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रोस्ट आयन के अंदर हमें क्या देखना है मेलेबल आयन होता है और प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। जो भी आयन का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है वो यहाँ पे रोस्ट आयन होता है, इसको कमर्शियल आयन भी बोला जाता है और इसको कास्ट आयन से ही बनाया जाता है। तो फिर यहाँ पे ध्यान में रखना है कास्ट आयन के अंदर 3। तो पिग आयन को ऐसा कैसे ध्यान में रखना है, ज्यादा कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन का जो अपीयरेंस होता है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है ग्राफाइट वगैरह, तो थोड़ा सा पिग जो होते हैं यहाँ पे एनिमल पिग थोड़ा सा ग्रे कलर के यहाँ पे दिखते हैं, तो ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखो, ज्यादा कार्बन का परसेंटेज है तो पिग आयन है, ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल यूज भी देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कास्ट आयन जो है यहाँ पे कहाँ पे यूज किया जाता है, कास्टिंग स्टोव, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप, टॉय, इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और रोस्ट आयन जो है देखो इसके यूज मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोल्ट, चेन एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इसका ये यूज देख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे समझना है क्या एलिमेंट प्रेजेंट इन इम्प्योरिटी इन मैक्सिमम कंटेंट इन पिग आयन, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी होती है कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन 4% होता है, बाकी यहाँ पे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज ये लोअर प्रोपोर्शन की इम्प्योरिटीज है। देख सकते हैं ये सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज ये स्मॉलर प्रोपोर्शन के अंदर आने वाली इम्प्योरिटीज है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम इम्प्योरिटी पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2011 मेंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन पर्टेनिंग द टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर स्लैग बन रहा है और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन हो रही है जहाँ पे आपका इम्प्योर आयरन बन रहा है। देखो अभी यहाँ पे इस पूरा ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ पे जो डायग्राम है, फ्लोशीट डायग्राम है, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। इसका रेफरेंस कहाँ से लिया है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखो अभी इसका जो रेफरेंस है NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर मेटलर्जी टॉपिक के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। और इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो भी आयन बनता है वो कौन सा आयन बनता है, पिग आयन बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं पिग आयन, तो यहाँ पे देख सकता है पिग आयन यहाँ पे बन गया। और पिग आयन के अंदर आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे 4% यहाँ पे कार्बन होता है और यहाँ पे आपका होता है सिलिकॉन, उसके बाद यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर और मैग्नीज, ये इम्प्योरिटी होती है थोड़े अमाउंट में, और मेजर इम्प्योरिटी कार्बन ग्राफाइट की होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझना क्या है कि इस कार्बन का यहाँ पे जो स्लैग बन रहा है, तो स्लैग की यहाँ पे रिएक्शन कौन थी, तो स्लैग के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रिएक्शन है देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 प्लस CaSiO3, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैग वाली रिएक्शन, तो ये बन गया स्लैग। तो यही तो पूछा है हमें कि यहाँ पे स्लैग की जो रिएक्शन है वो कौन सी यहाँ पे है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की जो यहाँ पे इम्प्योर आयन बनाते मतलब पिग आयन बनाते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 देख सकते हैं, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2012 प्रीलियम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल ऑफ आयरन। तो आयरन की यहाँ पे कौन कौन से मिनरल है वो यहाँ पे हमें देखना है। तो चलो यहाँ पे आयरन के मिनरल को समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेलाचाइट के अंदर हमने बात किया है क्या, इसको हमें ऐसा ध्यान में रखना है, मेला कुकू होकार दे। इसका मतलब ऐसा है कि मेला मतलब यहाँ पे मेलाचाइट है, मेलाचाइट। उसके बाद यहाँ पे कुकू मतलब यहाँ पे कॉपर का आपको हाइड्रोक्साइड समझना है और कॉपर का आपको कार्बोनेट समझना है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा मेलाचाइट का फॉर्मूला। तो ये तो हो गया कॉपर का और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन के कौन कौन से हमारे पास और है। तो आयरन के और कौन कौन से यहाँ पे हम समझेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये समझना है, तो देखो यहाँ पे ये समझना है हाई सीमा, ये नाम आपको यहाँ पे समझना है हाई सीमा।
तो इस हाई सीमा का मतलब क्या हो जाएगा, देखो हेमेटाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे SI का मतलब सिडेराइट्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे MM मा मतलब यहाँ पे मैग्नेटाइट हो जाएगा। उसके पहले यहाँ पे HI है ना, तो इसका आयन पायरेट यहाँ पे हम लिखेंगे आयन पायरेट। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिडेराइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। अभी इसके भी यहाँ पे ध्यान में कैसे रखना है, मैग्नेटाइट के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो मैग्नेटाइट के अंदर म्यूचुअल फंड फेक है। तो यहाँ पे हम ऐसा ध्यान में रखेंगे मैग्नेटाइट फेरोसोफेरिक, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो फेरोसोफेरिक मतलब यहाँ पे Fe3O4। तो इसके अंदर आयन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +3 भी मिलता है +2 भी मिलता है। तो इसको एक को फेरस बोला जाता है, एक को फेरिक बोला जाता है, इसको फेरिक इसको फेरस। उसके अंदर सिडेट्राइट को हम बाय हार्ट लिखेंगे। सिडेट्राइट के अंदर कोई यहाँ पे चांस, यहाँ पे आयन पायरेट FeS2। तो आयन पायरेट को बाय हार्ट करके रखना है। सिडेट्राइट को कैसे ध्यान में रखना है, C फॉर यहाँ पे SiC, इसको कार्बोनेट से ध्यान में रखेंगे। कार्बोनेट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि Fe यहाँ पे Fe का आयन का कार्बोनेट होता है FeCO3। तो दिस C यहाँ पे जो है, दिस C इंडिकेट यहाँ पे सिडेट्राइट। तो सिडेट्राइट के अंदर कार्बोनेट होता है, ऐसा यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसके यहाँ पे बचता है यहाँ पे कि हेमेटाइट। तो यहाँ पे बचा हुआ ऑक्साइड से यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe2O3। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ओनली +3 इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो आयन के ओर कैसे ध्यान में रखना है, उनके फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखना है, वो भी यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, देखो यहाँ पे मैलाचाइट, कैसेट्राइट, पायरोलोसाइड्स और यहाँ पे मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आयन का मिनरल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटाइट। तो आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2012 प्रीलियम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिना से, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर ऐसा किया जाता है। तो फिर यहाँ पे हम उसको किस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस यहाँ पे मिक्सचर का यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एल्यूमिना के साथ क्या क्या डालते हैं, और उसके बाद फिर हम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर मेटलर्जी जो टॉपिक है, इलेक्ट्रो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एल्यूमिनियम के अंदर, इस पॉइंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ऐसा दिया है कि मेटलर्जी होता है एल्यूमिनियम का, इसको हम यहाँ पे प्यूरिफाइड Al2O3 ये जो मिक्सचर से, तो यहाँ पे इसको मिक्स किया जाता है विथ Na3AlF6 और इसका किसके साथ, और CF2। तो दो यहाँ पे Na3AlF6 और CF2, और ये किसके लिए डाले जाते हैं यहाँ पे, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पैदा करने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे उस मिक्सचर का कम करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे हमें समझना ये है कि इसके अंदर यहाँ पे फ्यूज मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइट स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन जो है वो यहाँ पे एक एनोड का काम कर रहा है। कैथोड, कार्बन एक्ट्स एज अ कैथोड और ग्राफाइड एक एनोड का रॉड यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कार्बन कैथोड एनोड का काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस का नाम हाल-हेलार्ड प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम है। तो फिलहाल हमें काफी यहाँ पे इतना ही समझना है कि एल्यूमिना के साथ कौन सा मिक्सचर है, तो Na3AlF6 और CF2, और इसका काम क्या है, ये मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, कंडक्टिविटी पैदा करने के लिए इसका काम है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 1 kg ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, 1 kg, जब 0.5 kg कार्बन का एनोड क्या होता है, बर्न होता है, मतलब डिकम्पोज होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये जो मिक्सचर है ये पूछा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है मेटलर्जी टॉपिक का। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे मतलब मालूम है हमें CU2S।
तो दिस इज द क्यूप्रस, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉपर जो है सल्फाइड ओर से तो हम बना रहे, बट उसके पहले यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन किससे होना जरूरी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयन, यहाँ पे सल्फाइड, तो किसके साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, मेटलर्जी टॉपिक, उसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसकी यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होती है। तो इसकी यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सल्फाइड ओर है, कॉपर का यहाँ पे सल्फाइड ओर देखेंगे, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा और SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ये रिएक्शन क्यों करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को हम रोस्टिंग रिएक्शन बोलते हैं। अभी रोस्टिंग क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है Cu2S, इससे यहाँ पे हमें Cu जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे देखेंगे आप कि क्यूप्रस का ऑक्साइड से हम यहाँ पे यदि कॉपर बनाएंगे तो ये इजी है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो सल्फाइड है उसको हम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डाल के यहाँ पे हमें रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे इसलिए तो इसको क्या बोला है, रोस्टिंग बोला है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड। अभी इस एक बार क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया है, यहाँ पे एक सल्फाइड ओर है, इसको हम बोलेंगे क्या, सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर से हमने यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया, तो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे बन गया एक बार, तो उसके साथ फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन हम क्यूप्रस सल्फाइड से करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, और इसके बाद हमें यहाँ पे कॉपर मिल गया और SO2 मिल गया, CO2 यहाँ पे देख सकते हैं। तो सल्फर का डाइऑक्साइड, दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का डाइऑक्साइड, और इसीलिए तो फिर यहाँ पे जो कॉपर बना है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर जो अपीयरेंस आता है यहाँ पे SO2 का इवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे वो ब्लिस्टर अपीयरेंस आता है, यहाँ पे जो भी बनता है यहाँ पे ऐसे आपको जो कॉपर दिखता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, ये SO2 गैस की वजह से होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, तो अभी यहाँ पे हमें समझना क्या है, ये जो है हमारा Cu2S, इसको हम क्यूप्रस सल्फाइड बोल रहे, क्यूप्रस सल्फाइड, और क्यूप्रस सल्फाइड के अंदर जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉपर, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कॉपर 1 सल्फाइड। तो दिस इज आवर आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन इज, मतलब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का यहाँ पे हम रिडक्शन नहीं कर सकते, हम उसके अंदर कार्बन डाले भी तो यहाँ पे उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है वो यहाँ पे समझना है। अभी इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का पूरा जो कंसेप्ट है वो इलिंगम डायग्राम के ऊपर है, तो हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे रेफरेंस जो है, रेफरेंस वाला पार्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं इस कंसेप्ट का जो यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर मेटलर्जी, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इलिंगम डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे समझना यहाँ पे एक है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली जो ये डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं कि यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू मोर निगेटिव हो जाती है, मतलब स्पॉन्टेनिटी की केस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फेवर में होता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे जिंक की रिएक्शन है, ZNO बन रहा है, और मैग्नीशियम की रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ MgO बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा स्पॉन्टेनियस है एज कंपेयर टू जिंक से, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे कॉपर का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
अभी इसके अंदर हम कार्बन का देखेंगे कि CO जो बन रहा है तो यहाँ पे ये जो ऑक्साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑक्साइड यहाँ पे, तो इन सबके नीचे मतलब सबके ऑक्साइड यहाँ पे देखेंगे कॉपर का है, जिंक का है, उसके बाद यहाँ पे आयरन का है। तो ये ऑक्साइड सब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर है, मतलब उनका डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनिटी उनकी यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है उसका डेल्टा जी, और यहाँ पे Al2O3 बन रहा है देखो उसका डेल्टा जी। तो Al2O3 का डेल्टा जी क्या है, यहाँ पे मोर निगेटिव है। सेम फॉर यहाँ पे MgO, इसका भी डेल्टा जी क्या है, मोर निगेटिव। तो मोर निगेटिव इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्साइड बन रहा है उससे। तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन कहाँ पे काम करेगा, कार्बन यहाँ पे आपका कहाँ पे काम करेगा, देखो कार्बन आपका काम करेगा कॉपर के लिए, जिंक के लिए काम करेगा, मतलब इनके ऑक्साइड के अंदर काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Cu2O प्लस कार्बन ये पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखो ZnO प्लस कार्बन ये यहाँ पे भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आयरन का ऑक्साइड प्लस C, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम ये तीनों के केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलेगी, स्पॉन्टेनियस चलेगी। और रही बात यहाँ पे कार्बन की रिएक्शन, मतलब हम बोलेंगे Al2O3 के अंदर हम कार्बन डालें तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होने वाली नहीं है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं ये वाली भी रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली दो रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे कार्बन को यहाँ पे समझना है, थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे समझना है स्पॉन्टेनियस कौन है। तो यहाँ पे इस लाइन के नीचे तो विदाउट कार्बन यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं Al2O3 या MgO बन गए। तो हमें वही तो देखना है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन। तो कौन से रिएक्शन के अंदर कार्बन हम यूज नहीं कर सकते कि जहाँ पे मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल के अंदर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे देख सकते Al2O3 यहाँ पे कार्बन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऐप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स गैस X एज अ बाय प्रोडक्ट। तो रोस्टिंग किया है सल्फाइड का, उसके अंदर X एक बाय प्रोडक्ट है, गैस है। दिस इज अ कलरलेस, कि वो जो गैस है वो कलरलेस है। और उसका चोकिंग स्मेल, तो यहाँ पे चोकिंग स्मेल मतलब यहाँ पे पंजेंट यहाँ पे स्मेल इसको बोल सकते हैं। तो बर्न सल्फर, चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न सल्फर कॉज द ग्रेट डैमेज टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है उस गैस की वजह से। रिजल्ट ऑफ एसिड रेन, और उसकी वजह से यहाँ पे एसिड रेन भी हो जाता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक, तो उसको पानी में डालेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन है। और वो जो गैस है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इट्स एसिड हैज नेवर बीन आइसोलेटेड, और वो जो एसिड पानी के अंदर जाते ही वो ऑक्साइड जो है एसिडिक कैरेक्टर बनाता है, एसिडिक कंपाउंड बनाता है कि जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो फिर वो गैस कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो लगभग क्वेश्चन रीड करके हमने 1 मिनट टाइम ऑलरेडी स्पेंड किया है। तो चलो अभी यहाँ पे इसको फटाक से सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे मेटलर्जी टॉपिक है, उसके अंदर यहाँ पे 2 पॉइंट के अंदर इसको देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पे भी ये पॉइंट मिलेगा। और कन्वर्जन टू ऑक्साइड मतलब रोस्टिंग पॉइंट के अंदर भी ये पॉइंट मिलेगा। देखो रोस्टिंग के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है। देखो रोस्टिंग जो होता है हमारा, तो यहाँ पे उसके अंदर जो होने वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रोस्टिंग वाली रिएक्शन। तो रोस्टिंग के अंदर हमें पता है सल्फाइड जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्साइड मिलता है मेटल का, और SO2 गैस लिबरेट हो जाता है। तो कौन कौन सी यहाँ पे रिएक्शन देखे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सल्फाइड है इसका यहाँ पे हीटिंग कर रहा है, किया है हमने हीटिंग किया है, और यहाँ पे ऑक्साइड मिल गए हमारे पास, ये ऑक्साइड मिल गए, और ये बाय प्रोडक्ट है हमारे पास। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ये क्या है, सल्फर का डाइऑक्साइड है, और ये कलरलेस है, और इसकी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो इसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट ओडर, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं।
इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि वो SO2 गैस है। X जो है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं SO2 गैस है। उसके अंदर इसकी वजह से यहाँ पे एसिड रेन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन। एसिड रेन वाली यहाँ पे क्या है, SO2 यहाँ पे पानी के अंदर जाते ही यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे H2SO3 बन जाता है और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। बट ये सल्फ्यूरस एसिड जो है वो आइसोलेट नहीं कर सकते, कैनॉट आइसोलेट। इसका यहाँ पे डाइमर, ये तुरंत अपना डाइमर फॉर्म बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है, डाइमराइजेशन होता है, डाइमर बनाता है। तो यहाँ पे H2SO3 यहाँ पे इसका डाइमर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसलिए इसको हम क्या कर नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये एसिडिक नेचर का है। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये जो है, ये जो गैस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 4 में +6 में जा सकता है। और इट्स एसिड हैज नेवर बीन आइसोलेटेड, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्स क्या है, कौन सा गैस है, तो यहाँ पे पता चला हमें, यहाँ पे वो SO2 गैस है। और ये SO2 गैस यहाँ पे ब्लिस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिस्टर कॉपर के दौरान भी यहाँ पे SO2 गैस लिबरेट हुआ है। तो वो भी यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर, SO2 गैस। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक IIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है मेटलर्जी टॉपिक में से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, मेटल आर यूजुअली नॉट फाउंड एज अ नाइट्रेट इन देयर ओर। तो जो मेटल है यहाँ पे, उसके यहाँ पे नाइट्रेट जो होते हैं वो ओर फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट दिए यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे बोला है रीजन विच इज ट्रू फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो इसका यहाँ पे एक रीजन आपको बताना है, क्या है उसके, हमारे पास 2 रीजन है। तो रीजन 1 और रीजन 2 कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है या दोनों मैच हो रहे हो देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है कि मेटल नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल। मेटल नाइट्रेट हाईली अनस्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ पे पहला बात ये क्लियर करेंगे। तो ये जो होते हैं नाइट्रेट्स, सोडियम पोटेशियम, बहुत ही स्टेबल नाइट्रेट होते हैं। तो स्टेबल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये हो गया हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखें, मेटल नाइट्राइड्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे अनस्टेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे उनके नाइट्राइट, ये जो नाइट्रेट होते हैं उनके और नहीं मिलते। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। मेटल नाइट्राइड्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर, मतलब जब भी ये नाइट्रेट्स बन, मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे एक ओर है, इस ओर के अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे एक, इसके अंदर इम्प्योरिटी विथ मेटल नाइट्रेट है। तो अभी इसके ऊपर जैसे बारिश पानी वगैरह गिर गया, तो यहाँ पे वाटर जैसे इसके ऊपर गिरता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, हाईली सोल्युबल, हाईली सोल्युबल। तो यहाँ पे ये जो है नाइट्रेट पानी के अंदर तुरंत क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फिर वो और फॉर्म में यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सोल्युबल होने के कारण यहाँ पे उनके और के अंदर इनका अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इनका ज़्यादा सोल्युबिलिटी होने के कारण, पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट पानी के अंदर ज़्यादा सोल्युबिलिटी होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर, यहाँ पे सोल्युबिलिटी उनकी क्या है, ज़्यादा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, ओर से यहाँ पे वॉश आउट हो जाते हैं, वॉश आउट बाय रेन वाटर एंड नॉट फाउंड इन ओर। तो फिर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो गया कि पानी के अंदर ज्यादा सोल्युबल होने के कारण और फॉर्म में यहाँ पे नहीं होते। थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मेटल नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं यहाँ पे अनस्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा।
तो यहाँ पे दोनों रॉन्ग है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इज ट्रू, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2016 फेज 1 का। क्वेश्चन देखो, मैच द एटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ एटम ऑफ कॉलम सेकंड। तो दो कॉलम दिए, इसके अंदर हमें करेक्ट यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम के अंदर साइनाइड है। तो साइनाइड प्रोसेस के अंदर क्या होता है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं गोल्ड या सिल्वर जो होते हैं, गोल्ड सिल्वर यहाँ पे इनके और जो होते, तो इनका यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीचिंग करते। क्या करते हैं, लीचिंग करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लीचिंग बाय साइनाइड आयन। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेगी। देखो तो ये देख सकते हैं रिएक्शन गोल्ड का ये वाला पार्ट ये जो है ओर है, मतलब ये इम्प्योर फॉर्म है। इसके अंदर हम साइनाइड डालेंगे, H2 डालेंगे, O2 डालेंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आप गोल्ड की या सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +1 है। और इस लीचिंग करने के बाद इसका यहाँ पे क्या करते हैं, इस यहाँ पे AU, यहाँ पे आपका CN ट्वाइस, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल को डालते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिंक साइनाइड 4, यहाँ पे 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, AU, ये सॉलिड फॉर्म बन जाता है। तो यही से हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइनाइड प्रोसेस के अंदर हमारा क्या मैच हो गया। देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो एक के साथ क्या मैच हो रहा है, फर्स्ट मैच हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक के साथ यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, फोर्थ मैच हो रहा है। एक के साथ क्या मैच हो रहा है, फोर्थ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ, तो फोर्थ वाले यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। बाकी के आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आगे जाएंगे। चलो ए का 4 के साथ मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन में आपको ध्यान में रखना है ओनली यहाँ पे सल्फाइड ओर होते, सल्फाइड ओर होते। तो सल्फाइड ओर यहाँ पे यूज करते, या तो आप PBS या आप जिंक। यदि ये दोनों भी है तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं NaCN डिप्रेसेंट। तो यहाँ पे NaCN क्या करके यूज करते हैं, डिप्रेसेंट पे NaCN जो है वो डिप्रेसेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर यहाँ पे जो है डिप्रेसिंग ऑफ ZNS, तो ZNS का यहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो NaCN जो है वो यहाँ पे उसको क्या करता है, डिप्रेस कर जाता है, यदि दो सल्फाइड और है तो। चलो यहाँ पे कौन मैच हो रहा है, देखो B को यहाँ पे मैच हो रहा है, B को यहाँ पे सेकंड मैच हो रहा है। तो यहाँ पे B को सेकंड वाला एक ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे A है बट A ऑलरेडी यहाँ पे कट चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर देखेंगे, देखो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे ये जो प्रोसेस है यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो प्रोसेस है हाल हेराल्ट प्रोसेस, इसके अंदर है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिना है Al2O3, इसके अंदर हम यहाँ पे कार्बन डाले तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं +3 का यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई, मतलब एल्यूमिना का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं C के लिए आपका थर्ड मैच हो जाएगा, तो C के लिए थर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C के लिए क्या मैच हो रहा है, थर्ड मैच हो रहा है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे, चलो इसके अंदर क्या हम देख सकते हैं, इम्प्योरिटी जो होता है, इम्प्योरिटी जो होती है वो मोर सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल इन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जोन रिफाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इम्प्योरिटी जो होता है वो थोड़ा सा मोर सोल्यूबल होता है मेल्टेड फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे तो मेल्टेड फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज होती है थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल होती है सॉलिड फॉर्म में से। मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है और मेल्टेड फॉर्म के अंदर जो सोल्यूबिलिटी इम्प्योरिटी की, तो मेल्टेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे सोल्यूबिलिटी इम्प्योरिटी की थोड़ी सी ज़्यादा है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, तो ये जो मेथड होती है एक्चुअली दिस मेथड इज वेरी यूजफुल, दिस मेथड इज, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेथड है बहुत यूजफुल है। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं उनको यहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड है। कौन सी? जोन रिफाइनिंग। तो कौन कौन से और मेटल है यहाँ पे उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पे बोरॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है, इंडियम है और सिलिकॉन है। तो इसको ध्यान में कैसे रखना, देखो बोर गाजर इन सिलिकॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बो फॉर बोरॉन है, ये गा फॉर गैलियम है, जर फॉर जर्मेनियम है और ये इन फॉर यहाँ पे इंडियम और ये सिलिकॉन एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे कहानी मैच हो गई। देखो तो यहाँ पे देख सकते अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, तो अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम मतलब यहाँ पे आप देख सकते ए के साथ यहाँ पे जोन रिफाइनिंग मैच हो गया, तो डी के अंदर 1 मैच हो गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पे हमने मैच किया। देखो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग विद साइनाइड आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे लीच किया जाता है साइनाइड के साथ, मतलब साइनाइड के साथ जो प्रोसेस हो जाती है इम्प्योर गोल्ड या सिल्वर की या ओर की, तो उसको लीचिंग बोला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे सिल्वर या गोल्ड किससे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका रेफरेंस कहाँ पे और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो टॉपिक है इसको मेटलर्जी नाम से जानते हैं हम। उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक पॉइंट है, उसके अंदर का ये जो पॉइंट देखेंगे। फिलहाल इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है वो बताता हूँ। पकड़ के चलो कि हमारे पास कोई ओर है, तो मान के चलो कि ये ओर है हमारे पास। तो इस ओर के अंदर जो होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो येलो डॉट्स है वो यहाँ पे इम्प्योरिटी, तो इसको यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द इम्प्योरिटी। तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे मेटल का सिल्वर या गोल्ड पार्ट है। तो इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। किससे करेंगे, यहाँ पे आप इसके अंदर साइनाइड डालेंगे, तो Cn माइनस मतलब KCN वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते। तो साइनाइड डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है मेटल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पे देख सकते Ag के अंदर यहाँ पे KCN जाएगा, तो यहाँ पे Ag ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज होने वाला जो पार्ट है वो KCN के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से। देखो इसको हम AU पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे AU प्लस प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो कोई भी एक यहाँ पे रिएक्शन ले सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो फिलहाल ये जो रिएक्शन हो जाती है KCM प्लस यहाँ पे H2O प्लस O2, ये मिक्स किया जाता है और फिर यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। देखो फिलहाल अभी ये रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे, तो अनबैलेंस रिएक्शन है यहाँ पे। तो चलो अभी यहाँ पे बैलेंसिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं AU प्लस Cn माइनस यहाँ पे H2O2 और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और जो मेटल वाला पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, और बची रहेगी आपकी क्या, इम्प्योरिटी। वहाँ पे यहाँ पे देख सकते बची रहेगी यहाँ पे इम्प्योरिटी, और ये इम्प्योरिटी भी यहाँ पे क्या रहेगी, सोल्यूबल फॉर्म में रहेगी। ये रहेगी आपकी सोल्यूबल फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे ये पूरा जो कंपाउंड है ये पूरा, तो ये पूरा कंपाउंड के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक डालेंगे। तो जिंक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ यहाँ पे जिंक की रिएक्शन हो जाएगी। तो जिंक क्या है, जिंक एक मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इस AU को डिस्प्लेस करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएगा आपका क्या, AU, और ये AU कौन से फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। बाकी यहाँ पे जिंक का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे जो जिंक है Cn4 यहाँ पे -2। तो फिलहाल इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे देख सकते हैं sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सोल्यूबल फॉर्म में, दिस इज द सोल्यूबल फॉर्म। और यहाँ पे इम्प्योरिटी भी क्या है, इम्प्योरिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं, इम्प्योरिटी भी यहाँ पे क्या है, ये भी एक सोल्यूबल फॉर्म में।
तो सोल्यूबल फॉर्म में कौन कौन रहेगा यहाँ पे, जिंक का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा, इम्प्योरिटी सोल्यूबल फॉर्म में रहेगी, और यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में कौन बाहर आएगा, ये Ag या Au बाहर आएगा। तो यहाँ पे वही तो पूछा है कि सिल्वर, यहाँ पे इसको लीचिंग बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या बोला जाएगा, लीचिंग बोला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये लीचिंग है। तो फिर यहाँ पे लीचिंग जो किया जाता है यहाँ पे साइनाइड के साथ किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो साइनाइड, यहाँ पे सिल्वर जो है वो यहाँ पे किससे रिकवर किया गया है, जिंक से। कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देख सकते हैं ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विथ मोर रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे जिंक यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे वही हमें पूछा है कि यहाँ पे सिल्वर जो है वो यहाँ पे किससे रिकवर करेंगे, एक बार लीचिंग होने के बाद सिल्वर किससे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, कंसिडरिंग द इलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे मेटल है कि जो एल्यूमिना को यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है, इसको हमें यहाँ पे इलिंगम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझना है। तो उस मेटल के यहाँ पे ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले हम इलिंगम डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ से वो भी यहाँ पे समझेंगे। देखो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, और उसके अंदर इलिंगम डायग्राम, ये देख सकते हैं इलिंगम डायग्राम। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्सिस है इसके ऊपर हमें डेल्टा जी दिया है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा जी क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव जा रहा है, मोर निगेटिव। तो जितना निगेटिव जाएगा उतना वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर के जो एलिमेंट है ऑक्साइड से आप बन रहे, तो कॉपर प्लस O2 यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे जिंक प्लस O2 यहाँ पे ZnO बन रहा है। तो यहाँ पे इस कॉपर का जो ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब है इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे जिंक पे। तो इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर यदि हम यहाँ पे इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर यदि हम इसके नीचे वाला यहाँ पे मेटल डालें, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड के अंदर हम इसके वाला नीचे वाला एलिमेंट डालें, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पे आपको जिंक का मेटलर्जी मिलेगा। सेम फॉर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिना है Al2O3, तो इसको हमें यहाँ पे इसमें से एल्यूमिनियम को निकालना है, तो हमें यहाँ पे कौन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम यूज करना पड़ेगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पे फिर आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर हमें वही तो पूछा है यहाँ पे कि इलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज रिड्यूस एल्यूमिना। मतलब यहाँ पे एल्यूमिना के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है वो +3 यहाँ पे 0 हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो एल्यूमिना का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एल्यूमिना का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं मोर रिएक्टिव Mg कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे Mg आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन इज द मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो यहाँ पे मेलाचाइट और है। तो यहाँ पे देखो Fe3O4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो मेलाचाइट के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे आयन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो होती है +3 और एक होती है +2। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि +2 +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयन की, तो इसको एक को बोला जाएगा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटाइट के अंदर फेरोसोफेरिक, मतलब यहाँ पे ऐसा ध्यान में रखना है MFF। तो इसको ऐसा ध्यान में रखेंगे कि म्यूचुअल फंड फेक है। तो हम बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, उसके अंदर आपको बोलना है म्यूचुअल फंड फेक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड फेक है, ऐसे यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे जो मैलाचाइट है इसको भी यहाँ पे एक ध्यान में रखने का एक तरीका है। देखो अभी इसको कैसे ध्यान में रखना है, एक है कॉपर कार्बोनेट और दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो अभी इसको ध्यान में ऐसा रखना है कि मेल्या कुकू होकार दे, तो मेल्या कुकू होकार दे इसका मतलब ये जो है इसको हम बोलेंगे मेलामाइन मेलाचाइट, यहाँ पे इसको बोलेंगे मेलाचाइट। उसके बाद यहाँ पे कू फॉर ये जो है ये कॉपर है, कॉपर। यहाँ पे है कुकू मतलब दो कॉपर है, और पहला कॉपर है हाइड्रोक्साइड का, दूसरा कॉपर है कार्बोनेट का। तो यहाँ पे कार्बोनेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CO3। तो यहाँ पे इस तरह से अभी ध्यान में रख सकते। तो यहाँ पे बोलेंगे मेलाचाइट, मेलाचाइट को ही हम ऐसा लिखेंगे कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्मूला, वे देख सकते हैं यहाँ पे मेल्या कुकू होकर दे। तो मेल्या फॉर मेला फॉर मेलाचाइट, मेलाचाइट। कू फॉर मतलब कॉपर के दो कंपाउंड है, एक है हाइड्रोक्सी कंपाउंड और दूसरा है कार्बोनेट कंपाउंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 करेक्ट आएगा। तो यही पूछा है हमें कि मेलाचाइट यहाँ पे जो और है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2020 का एक मेटलर्जी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर का एक स्टेटमेंट है, वेपर फेज रिफाइनिंग का है, पिग आयन और रोस्ट आयन। तो यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ऑप्शन है उसको यहाँ पे हम देखेंगे, और फिलहाल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका रेफरेंस क्या है वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। चलो तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिस्टर अपीयरेंस जो होता है, यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो यहाँ पे CO2 नहीं, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होता है SO2 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाली रिएक्शन जो है यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड है और इसका यहाँ पे देखो कॉपर के अंदर कन्वर्जन हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेटलर्जी हुई है, कॉपर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसका जो ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है यहाँ पे CO2 गैस इवॉल होने के कारण होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, और यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो सॉलिडिफाइड कॉपर इज ऑफ्टन हैज लिबरेटेड अपीयरेंस, तो ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे देखना है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे, वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है यहाँ पे इज कैर्ड आउट फॉर निकेल बाय वैन आर्केल मेथड। तो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर दो ये होते हैं यहाँ पे, एक तो वेपर फेज के अंदर क्या होता है, मॉन्ड प्रोसेस होता है, मॉन्ड प्रोसेस होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे क्या, वैन आर्केल। तो वैन आर्केल, और वैन आर्केल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टिटेनियम और जिरकोनियम होता है। तो टिटेनियम और जिरकोनियम, तो ये होता है वैन आर्केल के अंदर। और मॉन्ड प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान में रखना है निकेल। तो यहाँ पे ध्यान में कैसे रखना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है ऐसा मोनी, ध्यान में रखना है मोनी। तो मोनी का मतलब होता है मॉन्ड, और निकेल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस मोनी का मतलब हो जाएगा मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकेल। तो यहाँ पे वैन आर्केल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे टिटेनियम और जिरकोनियम। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि वेपर फेज के अंदर वो बोल रहे हैं कि निकेल जो है वो वैन आर्केल मेथड से बनाया जाता है। तो निकेल एक्चुअली मॉन्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी दो स्टेटमेंट, रोस्ट आयन इज इम्प्योर आयन विथ 4% कार्बन, और यहाँ पे पिग आयन। तो यहाँ पे ध्यान में कैसे रखना है आपको, देखो पिग आयन के अंदर लगभग 4% यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ग्रे कलर या आपको थोड़ा सा ब्लैकिश कलर दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादा कार्बन का परसेंटेज है, इसका मतलब वो यहाँ पे पिक की तरह दिखेगा, मतलब ज्यादा ब्लैकिश दिखेगा या ज्यादा ग्रे दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक, या इसको आप ग्रे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा परसेंटेज है, ये थोड़ा सा हाई परसेंटेज है।
दूसरी बात यहाँ पे तो ये जो रोस्ट आयन होता है वो रोस्ट आयन ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। तो ये होता है रोस्ट आयन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयन का। इसको हम क्या बोलते, मेलेबल बोलते हैं। इसको यहाँ पे हम क्या करते, कमर्शियल लेवल पे इसको यूज करते। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे, फोर्थ स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आयन, रोस्ट आयन इज इम्प्योर आयन विथ 4% कार्बन। तो 4% कार्बन से यहाँ पे तो इम्प्योरिटी ज्यादा रहेगी, तो वो तो 4% तो आपको पिग आयन के अंदर होता है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट पे देख सकते हैं, फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी बचा है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे, पिग आयन का यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख सकते हैं कि पिग आयन जो होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज पिग आयन, मतलब यहाँ पे आयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, इट कंटेन 4% यहाँ पे कार्बन है और मेनी इम्प्योरिटीज यहाँ पे जो है स्मॉलर अमाउंट के अंदर सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, इट्स कॉल्ड एज पिग आयन। और उसको यहाँ पे बोला गया इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। इसको आपको यहाँ पे मोल्ड करके वैरायटी ऑफ शेप के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिग आयन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, देख सकते हैं। पिग आयन के अंदर ध्यान में रखना है 4% कार्बन होता है, इम्प्योरिटी यहाँ पे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, और यहाँ पे इसको वैरायटी ऑफ शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का मेटलर्जी में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन ब्लास्ट फर्नेस। तो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाता है, ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो चलो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का रेफरेंस यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो टॉपिक है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, इसको मेटलर्जी हम बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको हम देख सकते हैं। इसका पूरा डायग्राम के अंदर हम अलग अलग टेम्परेचर की रेंज यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम लाइन में हम देख सकते हैं कि बॉटम लाइन मतलब ऊपर से नीचे जाते होते हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाला पॉइंट है 2170, तो ये वाला जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, और ये बॉटम में है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है 2170 के, इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स कितना बोलते हैं 2200। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बनता है। और ये वाला जो टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लोएस्ट टेम्परेचर है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर का लोएस्ट टेम्परेचर यदि आपको पूछा जाए तो 5000 केल्विन टू यहाँ पे 800 केल्विन। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पूछा है, तो फिर यहाँ पे हमारा अप टू द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है 2200 केल्विन, ये हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच के टेम्परेचर कौन कौन से यहाँ पे, और कौन से टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature। तो रूम टेम्परेचर को मेटल लिक्विड है और उसको एकदम हाई प्योरिटी पे हमें क्या करना है, बनाना है। तो फिर यहाँ पे कौन से मेथड से उसको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। तो देखो अभी यहाँ पे जोन रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इम्प्योरिटी जो होती है उनकी वो मोर सोल्यूबल होती है, ठीक है। पे देख सकते हैं इम्प्योरिटी जो होती है मोर सोल्यूबल होती है इन मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से ज़्यादा इम्प्योरिटी मोल्टन स्टेट में यहाँ पे जो मेल्टेड स्टेट होती है उसके अंदर यहाँ पे सोल्यूबल होती है। तो इसके अंदर आने वाले यहाँ पे जो मेटल्स है तो ये देख सकते हैं बोरॉन, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, सिलिकॉन, ये जो मेटल है इसको यहाँ पे जोन रिफाइनिंग के अंदर प्यूरिफाई करते हैं। तो इसको ध्यान में कैसे रखना है, देखो तो देखो ध्यान में कैसे रखना है, बोर गाजर, बोर मतलब बोरॉन, उसके बाद ये जो जी है गा मतलब गैलियम,
GR मतलब जर्मेनियम, बोर गाजर, इन मतलब इंडियम और सिलिकॉन। तो ये पूरा का पूरा याद पे ध्यान में रखना है। तो बोर गाजर इन सिलिकॉन जोन रिफाइनिंग के अंदर आने वाली जो मेटल है इसका यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस लेना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो क्लास 12 का यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर आने वाला टॉपिक है। और यहाँ पे रिफाइनिंग करके पॉइंट है, उसके अंदर डिस्टिलेशन पे जाना है आपको, रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये जो जिंक और मरकुरी होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक और मरकुरी इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। तो लो बॉइलिंग मेटल होते हैं और इनके लिए यहाँ पे डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है वो यूजफुल हो जाती है। तो यहाँ पे इम्प्योर जो मेटल होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, इम्प्योर मेटल इज इवापोरेट, तो ये इवापोरेट हो जाते हैं और यहाँ पे पीछे जो रहता है वो इम्प्योरिटी रहता है। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब वो ऊपर निकल आते हैं, मतलब डिस्टिल हो जाते हैं और वो प्योर फॉर्म में बाहर आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट या डिस्टिलेशन। तो यही तो हमें पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो है जिंक मरकुरी ये जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, आप देख सकते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकुरी तो आपने सुना ही होगा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो फिर यहाँ पे हमें वही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 जो है ओर का है और लिस्ट 2 जो है कंपोजिशन का है। तो यहाँ पे ओर के नाम दिए हुए देखो, हेमाटाइट जो है यहाँ पे, उसके बाद मैग्नेटाइट, कैलामाइन और कैओलोनाइट। तो यहाँ पे इसको मैच करना है हमें। तो देखो यहाँ पे कहा कौन किसको मैच हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या क्या पता है। देखो यहाँ पे हमें पता है कैलामाइन, कैलामाइन तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। क्या है कैलामाइन, तो यहाँ पे कैलामाइन को ध्यान में रखना है। जिंक का कार्बोनेट है तो इसको थोड़ा सा आप बाय हार्ट करके रखो कैलामाइन को। और ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे कैओलोनाइट ये जो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा बाय हार्ट करके रखना है। AlOH यहाँ पे 4 होता है, उसके बाद Si2O5, तो इसको बाय हार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट, तो यहाँ पे मैग्नेटाइट, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, म्यूचुअल फंड फेक। तो यहाँ पे Fe मतलब यहाँ पे आयन जो है फेरोसोफेरिक है, यहाँ पे फेरोसोफेरिक मतलब Fe+3+2 और यहाँ पे Fe+2, तो यहाँ पे फेरोसोफेरिक यहाँ पे ध्यान में रखना है। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे +2 बोलेंगे, यहाँ पे +3 बोलेंगे, तो फेरोसोफेरिक हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट फेरोसोफेरिक ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसका एक ही यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा Fe3O4 ये जो होता है। तो यहाँ पे मैच क्या क्या हो गया देखो, अभी हेमाटाइट के अंदर यहाँ पे बात यह की ध्यान में रखना, ऑक्साइड जो बचा हुआ ऑक्साइड इसके अंदर का, तो Fe2O3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए के लिए यहाँ पे मैच हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मैग्नेटाइट का तो हो गया, यहाँ पे बी के लिए मैच हो जाएगा आपका Fe3 मतलब फर्स्ट मैच हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना है कैलामाइन, कैलामाइन को यहाँ पे ZnCO3, तो यहाँ पे सी के लिए मैच हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डी, डी के लिए मैच हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो, यहाँ पे ए के लिए 3, एक ही ऑप्शन के अंदर, दो ऑप्शन के अंदर है, बी के लिए फर्स्ट, दो ऑप्शन के अंदर है, सी के लिए यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कट गया है, फोर्थ ऑप्शन कट गया है, और डी के लिए 4। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 कंप्लीटली मैच हो रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।